Hello friends, I am Dr. Kalpana and the topic I am taking today is DNA replication in prokaryotes. DNA replication का हमने इनिशिएशन और इलोंगेशन पढ़ लिया है प्रोकैरियोट्स में, और आज हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन, माने डीएनए रिप्लिकेशन कैसे टर्मिनेट होता है। ऐसे तो ये ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर मॉडल लेंगे वो हम एशेरिशिया कोलाई का ही लेंगे। एशेरिशिया कोलाई और बैसिलस सबटिलिस, ये दो बैक्टीरिया हैं जिन पर सबसे ज़्यादा स्टडी होती है। तो यहाँ ये ई कोलाई की ही बात हम कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, जब रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस समय डीएनए का सर्कुलर डीएनए होता है डबल हेलिकल प्रोकैरियोट्स में, और जब रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर ये रिप्लिकेशन बबल बन जाता है। इसको कहते हैं रिप्लिकेशन। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। रिप्लिकेशन बबल बन जाता है और इसमें बाई डायरेक्शनल ये आगे चलता है, मतलब इधर से भी और इधर से भी। फिर ये चलते चलते कहाँ आ जाएगा, मान लीजिए इस तरह से हो गया, ये बबल मूव कर रहा है। मतलब बबल मूव करने का मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन होते जा रहे हैं। बाकी प्रोसेस हम पूरा पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। अब फिर ये और प्रोसेस चलेगा, तब ये बबल कहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पहुँच गए। इस जगह पहुँच गए और दोनों बबल्स मिल गए। ये लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला है। तब ये रिप्लिकेशन एंड हो जाता है। यहाँ पर था क्या, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ था, और टर्मिनस कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये इसके डायमेट्रिकल, यदि हम डायमीटर ऐसे देखें तो डायमेट्रिकली अपोजिट होता है। ये रीजन कहलाता है टर्मिनस रीजन। टर्मिनस रीजन का मतलब यहाँ पर ये जो है रिप्लिकेशन एंड हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस जब तक ये यहाँ पहुँचती है फोर्थ, तब तक ये डीएनए का पूरा रिप्लिकेशन हो चुका होता है। मतलब ये एक रिंग से दो रिंग बन चुकी होती हैं। अब हम इसको देखेंगे ये होता कैसे है। असली में क्या होता है कि ये जो डीएनए है प्रोकैरियोट का, उसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। ई कोलाई में ये 24 बेस पेयर के होते हैं और ऐसे ऐसे 10 सेट होते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर इस टर्मिनस से पहला पॉइंट आ रहा है, आधा इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो यहाँ पर ये 10 बेस पेयर्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, सेट ऑफ सीक्वेंसेस 20 बेस पेयर। एक एक सीक्वेंस जो है वो 24 बेस पेयर का होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। इसी तरह से राइट साइड में तो ई कोलाई में 10 सेट्स होते हैं, 5 लेफ्ट साइड में और 5 राइट साइड में। इनको कहते हैं हम टर्म या टर्मिनस सीक्वेंसेस। ये टर्म सेट्स हैं 24 बेस पेयर्स के, इस तरह के 10।
यदि हम इसको डिटेल में देखें, थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें, तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। इसमें इनको अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। इस तरह से ये इनको हम डिनोट करते हैं। अब इन टर्च सेट्स का काम क्या है? ये टर्च सेट्स हैं सारे। ये जो फॉर्क आ रही है इधर से और इधर से, दोनों साइड से, मतलब डीएनए ओपन होता हुआ चला आ रहा है, इसको ये यहाँ आके टर्मिनेट कर देते हैं, यहाँ पर रोक देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जब ये आगे बढ़ रहा है तो ऐसा ना हो कि ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, दोनों इधर का भी इस जगह पर जो टर्मिनस रीजन है उसमें इसको ट्रैप हो जाता है। ये इसका काम ट्रैप करना है। और ये मल्टीपल है, मल्टीपल टैट साइड्स हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये स्पीड स्लो करता है इन फॉग की। यदि कोई फॉग एक बहुत तेज़ी से आ रहा है और एक स्लोअर है तो ये तेज़ वाले को भी स्लो करके और इस तरह से कर देता है कि ये यहीं पर आके मिलते हैं। अब क्या है कि टर सीक्वेंस जो है ये अकेले जो है वो नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क को। इसके लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये प्रोटीन इससे यहाँ पे अटैच रहते हैं और ये कहलाते हैं, हर एक टर सेट में ये प्रोटीन्स पार्ट है। और ये कहलाते हैं TUS, माने टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। ये प्रोटीन है, ये टर साइट है और ये प्रोटीन है। तो ये टर और ये टस ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये बन गया टर टस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स ही जो है ये रिप्लिकेशन को यहाँ पे आके रोकते हैं। ये फॉग जो बनती हुई आ रही है यहाँ, या फॉग कह लें या इसी की संख्या आ रहा है, ये जो है यहाँ पर आपको पढ़ा था डीएनए बी आता है, वो इसको फिर यहीं पर आके रोक देता है। एक्चुअली में क्या होता है, हर एक टस कॉम्प्लेक्स में, ये टस कॉम्प्लेक्स में दो फेज होते हैं। जैसे इसको हम लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया, ये है प्रोटीन पार्ट टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस, और ये है न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट टर्मिनेशन सीक्वेंस। हर एक में क्या होता है, दो फेज होते हैं, एक तो परमिसिबल फेज होता है और एक इम्परमिसिबल फेज होता है।
जैसे मान लीजिए इस तरह से है, ये तो है परमिसिबल। किसके लिए परमिसिबल? फॉर रिप्लिकेशन फॉर के लिए। और ये है इम्परमिसिबल, परमिसिबल। यदि फॉर किस साइड से आ रही है और इम्परमिसिबल फेस को टच करती है तो ये आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन यदि फॉर किस साइड से आ रही है, परमिसिबल फेस की तरफ से, तो ये इसको पार करके आगे जा सकती है। अब इनमें क्या होता है, जो लेफ्ट साइड वाले कॉम्प्लेक्स हैं, टस कॉम्प्लेक्स, उसमें परमिसिबल तो किधर होता है? लेफ्ट साइड में, और जो इम्परमिसिबल है वो होता है राइट साइड में। इस तरह से ये ग्रीन वाले जो हमने शो किए हैं ये इम्परमिसिबल है और इधर वाले ये परमिसिबल है। तो लेफ्ट साइड वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उसमें परमिसिबल लेफ्ट साइड में और इम्परमिसिबल राइट साइड में। और जो राइट साइड में है उसमें क्या होता है? उसमें इम्परमिसिबल लेफ्ट साइड में और परमिसिबल राइट साइड में। मतलब जिस साइड का है उस साइड उसका, उसी साइड में क्या होगा? परमिसिबल वाला एरिया होगा। लेफ्ट साइड वाले ये 5 है, इनमें परमिसिबल लेफ्ट साइड में ये वाला परमिसिबल है और इम्परमिसिबल किधर है? राइट साइड में। इसी तरह से राइट साइड वाले में परमिसिबल राइट साइड में और इम्परमिसिबल लेफ्ट साइड में होते हैं। अब यदि ये फॉर्क आ रही है और ये वाली इधर से मान लीजिए आ रही है और ये यहाँ पर पहुँचती है, जब ये यहाँ पहुँचती है तब इसका ये जो होता है टस वाला पार्ट ये डिसलॉज हो जाता है और इसको ये अपने से आगे आने देता है। फिर ये आगे आ गया, फिर ये टस वाला पार्ट क्या होगा? डिसलॉज हो जाएगा और डीएनए बी और फॉर्क को ये आगे बढ़ने देता है। इसी तरह से ये होते होते यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो ये किस पे आ रहा था, कौन सा था इसकी तरफ? फेस परमिसिबल। अब यहाँ आके इस जगह जब आ जाता है ये फॉर्क, इस जगह जब आ गया तब इसको क्या मिला? इम्परमिसिबल। इम्परमिसिबल फेस इस तरफ है तो ये इसमें ये टस डिसलॉज नहीं होगा, हटेगा नहीं, बल्कि ये और फर्मली अटैच हो जाएंगे और ब्लॉक कर देंगे, इसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा? यहाँ पे आके रुक जाएगा। इसके बाद फर्दर रिप्लिकेशन फॉर्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह से इधर से जो फॉर्क आ रही है, डीएनए बी आ रहा है, वो आ रहा है तो परमिसिबल साइड की तरफ आ रहा है, इसलिए ये सब क्या होंगे? धीरे धीरे ये टस जो प्रोटीन है ये क्या होगी? हट जाएगी, डिसलॉज हो जाएगी और ये कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे आगे क्या मिल गया इसको? इम्परमिसिबल साइड। इम्परमिसिबल साइड मिलने पर ये जो है इसको आगे नहीं बढ़ने देगा यहाँ पर, और ये आगे नहीं बढ़ने देगा तो ये क्या होगा? यहाँ पे रुक जाएगा। तो इस तरह से ये वाला तो कौन सा है? राइट वाला, ये राइट रिप्लिकेशन बबल है, और ये वाला कौन सा है? लेफ्ट वाला। मतलब ये इधर से आया है और ये इधर से आया है। इस तरह से परमिसिबल और इम्परमिसिबल दोनों मिलके ये लेफ्ट और राइट दोनों रिप्लिकेशन फॉर्क को यहाँ पे आके रोक देते हैं। और जब ये यहाँ पर आ जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तब तक ये पूरा डीएनए जो है जीनोम वो पूरा रिप्लिकेट हो चुका होता है। मतलब 2 रिंग बन चुकी होती हैं। जो एक रिंग थी डीएनए की, उससे 2 रिंग बन चुकी होती हैं। लेकिन ये जो 2 रिंग बनती हैं ये क्या रहती हैं? कैटिनेटेड रहती हैं, माने एकदम अलग नहीं हो पाती हैं।
इस तरह से रहती है। जैसे ये डीएनए का रिंग थी एक, ये डीएनए की रिंग थी, और ये क्या हो गई, रिप्लिकेट होते होते ये 2 बन गई, डबल हो गई। लेकिन कैसे रहेंगी, ये इस फॉर्म में रहेंगी, अलग नहीं हो पाती। तब क्या होता है, ये एंजाइम एक होता है टोपो आइसोमरेज 4। ये क्या करता है, ये इन दोनों में से किसी भी एक रिंग में क्या करता है, ये कट लगा देता है। यहाँ पर ये जिस तरह से ये है, ये कट हो रहा है, इस तरह से ये कट लगा देता है। और जब ये कट लगा देता है तब क्या होता है, ये आराम से दोनों अलग हो जाते हैं। तो जब कट लग गया, अब एक रिंग ये अलग हो गई, और एक रिंग ये अलग हो गई। लेकिन इसमें एक रिंग में अभी क्या है, कट लगा हुआ है, माने यहाँ पर बॉन्ड टूटा हुआ है अभी। तब यहाँ पर जो है एंजाइम डीएनए लाइगेज ये क्या करता है, इसको यहाँ पे आके ये बॉन्ड बना के इसको ब्लॉक कर देता है। ये जो बंद करने का काम है, बॉन्ड बनाने का काम है, ये कौन करता है, डीएनए लाइगेज। तो रिंग बन जाती है, लेकिन ये रिंग क्या रहती है, आपस में ये कैटिनेटेड एंटेंगल रहती है, फंसी रहती है एक दूसरे से। और फिर इसको निकालने के लिए टोपो आइसोमरेज कट लगाता है, और फिर जब ये दोनों अलग हो जाती है तो ये कट को डीएनए लाइगेज जो है वो एंड्स को ज्वाइन करके पूरी रिंग कंप्लीट कर देता है। इस तरह से एक डीएनए रिंग से 2 डीएनए रिंग बन जाती हैं, और टर्मिनेशन रिप्लिकेशन जो है ये पूरा हो जाता है। और ये पूरा होने पर बिल्कुल सेम कॉपी है, रिप्लिका है। ये अपने जो पेरेंटल था, एक पेरेंटल है और एक डॉटर है, तो इस तरह से 2 ये डीएनए की रिंग बन जाती है। तो ये था पूरा डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। आशा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।